प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं का एनसीईआरटी मैथ और बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बन रही है ताकि यह जो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। देखिए, यह जो प्रश्न है 2022 के और 2023 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो बोर्ड परीक्षाओं में वे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार करिए। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी बताइए। विविध कर ज्ञात करना है और इसके मूलों की प्रकृति भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है 4x² - 6x + 5 = 0। यह आपका एक समीकरण है और इसके मूलों की प्रकृति बताना है और विविध कर भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर है 4, b बराबर है -6, c बराबर 5। तो जो विविध कर होता है वह d होता है, d बराबर b² - 4ac। ये लिख लेते हैं। तो b का मान है -6 का वर्ग और 4, a का मान है 4 और c का मान है 5। ऐसे लिख लेंगे। ये हो जाता है 4 × 36 हो जाता है, 4 × 16, 4 × 16 और 16 × 5 = 80। ये हो गया 4 × 16, 16 × 5 = 80 हो गया। तो अब 36 में से 80 घटाएंगे तो माइनस में प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए 80 में 36 घटेगा ना, 0 में 6 घटेगा, मतलब 10 में 6 घटेगा 4, 7 में 3 घटेगा 4। तो डी का जो मान आया है वो ऋणात्मक है, अर्थात 0 से छोटा है। तो जब डी का मान ऋणात्मक आता है अर्थात विविध कर का मान ऋणात्मक आता है तो लिख देंगे चूँकि डी का मान 0 से छोटा है इसलिए मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। ठीक है ना। तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे और अधिकल्पित होंगे। तो हमने क्या किया कि यह द्विघात समीकरण दिया हुआ था, a का मान है 4, b का मान है -6, c का मान है 5। तो विविध कर निकाल देंगे। इसका सूत्र है d बराबर b² - 4ac। तो b की जगह -4 6 भर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, -4 × a मतलब 4 × c मतलब 5। इसका गुणा कर देंगे तो 36 हो गया, -4 × 16 = 80 हो गया। 80 में से 36 को घटा देंगे तो -44 प्राप्त हो जाएगा। और ये 0 से कम है, ऋणात्मक संख्याएं 0 से कम होती हैं। तो यहाँ पर मूल काल्पनिक होंगे या अधिकल्पित होंगे। ठीक है, तो आइए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि यदि cos a - b बराबर करेड़े में 3/2 और sin a + b बराबर करेड़े में 3/2, तो a और b का हमें मान ज्ञात करना है और इस तरह से ज्ञात करना है कि इनका जो योग है वो 90 अंश के बराबर होगा या 90 अंश से छोटा होगा। और दूसरी चीज़ कि a का मान जो है b के मान से बड़ा होगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। लिया है cos a - b बराबर करेड़े में 3/2, ये cos का मान है। फिर दूसरा दिया है sin a + b बराबर हो गया करेड़े में 3/2। यह जो है मान दिया हुआ है। तो ये देखिए ये cos के किस अंश का मान है? ये cos के 30 अंश का मान है। cos के 30 अंश का मान होगा करेड़े में 3/2। तो इसको लिख सकते हैं cos a - b बराबर लिख सकते हैं cos 30 अंश। ठीक है, cos 30 अंश का मान करेड़े में 3/2। अब देखिए इधर भी cos है और इधर भी cos है। अगर दोनों तरफ cos होता है तो इसको हटा देते हैं और यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो a - b बराबर हो जाएगा 30 अंश। समीकरण 1 हो गया। इसके बाद से हम दूसरा ये ले लेते हैं, तथा sin a + b बराबर करेड़े में 3/2। ये हो गया। अब ये देखिए साइन के किस अंश का मान है? ये साइन के 60 अंश का मान होता है करेड़े में 3/2। तो यहाँ लिख देंगे sin a + b बराबर sin 60 अंश। ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए दोनों तरफ साइन हो गया है। जब दोनों तरफ साइन हो गया ना तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो a + b बराबर हो जाएगा 60 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहाँ a - b है अर्थात b का जो चिन्ह है वो माइनस के साथ है और यहाँ b का चिन्ह है प्लस के साथ है और गुणांक बराबर है, चिन्ह विपरीत है। तो इसको हम जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे
समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं। a माइनस बी बराबर हो गया 30 अंश और a प्लस बी बराबर हो गया 60। जोड़ देते हैं तो b से b कैंसिल होगा और a और a जोड़ देंगे तो 2a हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 90 अंश में हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 45। तो a का जो मान निकल गया वो हो गया 45। ठीक है, a का मान 45 अंश। अब यही a का मान जो है समीकरण एक में चाहे दो में किसी में भी रखेंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो यहीं रख लेते हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 उतार देते हैं। a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो a का मान रख दीजिए 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। तो ये हो जाएगा b बराबर 60 में से हम 45 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 अंश। तो b का मान कितना हो गया 15 अंश। तो आप देख सकते हैं a का मान जो है वो b के मान से क्या है, बड़ा है और दोनों का जो योग है वो 90 अंश से कम है। तो लिख देंगे अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर हो गया 15 अंश। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। ये जो है पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि 867 और 255 का मौसम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके ज्ञात करना है। 867 का और 255 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, HCF किस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 867 255 का HCF ज्ञात करना है। तो 867 और 255, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका इस तरह से जो बड़ा है उसको अंदर रख देते हैं और जो छोटा है उसको बाहर रख देते हैं। ठीक है, ऐसे रख देते हैं। अब 255 का इसमें कितने बार भाग जा सकता है, 3 बार। 3 बार जाएगा तो 3 5 15 कर 5, 3 5 15 1 16 और 3 दूना में 6 1 7। तो ये आ गया आपका। 7 में से 5 निकला 2 और 6 में 6 घटा 0 और 8 में 7 घटा 1। अब ये जो है ये क्या है आपका, ये आपका भाजक है, ये आपका क्या है, शेषफल है। ये है आपका भाजक, शेषफल और ये भागफल है और ये अंदर जो लिखा है ना वो आपका भाज्य है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से हमको अभी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के आधार पर। तो सबसे पहले हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो अब जो है 255 से 102 छोटा है तो 102 को जो है भाजक बनाएंगे और 255 को भाज्य बना देंगे, उसको अंदर लिख देंगे 255। अब 102 का है ना 255 में कितने बार भाग जाएगा, 2 बार है ना, 2 बार जाएगा क्योंकि 2 बार में कितना हो जाएगा, 204 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 204। घटा दीजिए, 5 में 4 घट गया 1 और यहाँ से 5 में 0 घटा 5 और 1 क्रॉस हो गया। अब देखिए 102 बड़ा है और 51 छोटा है, तो 51 को जो है भाजक बनाएंगे और 102 को अंदर लिख देंगे ऐसे। तो 51 से 102 को कितने बार में काटेंगे, 2 बार में। तो ये आपका जो है कैंसिल हो गया। ठीक है, तो HCF यहाँ पर देखिए 51 आया है, लेकिन लिखना कैसे है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, ये जो अंदर है ना ये लिखते हैं 867 बराबर, अब 255 का 3 में गुणा करेंगे और 102 को जोड़ देंगे। तो 255 गुणे 3 प्लस हो गया 102, ये हो गया। यह शेषफल 0 नहीं है, फिर आगे की भाग की प्रक्रिया करते हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ जो है भाज्य आपका क्या है, 255 है। तो 255 बराबर क्या लिखेंगे, 102 का 2 में गुणा करेंगे और 51 को जोड़ देंगे। तो 102 गुणे 2 प्लस 51। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में देखिए क्या है, 102 जो है भाज्य है, ये भाजक है, भागफल और ये शेषफल। तो फिर 102 लिख देंगे और 51 का 2 में गुणा करके यहाँ 0 जोड़ देना है। तो 51 गुणे 2 प्लस 0। अब चूँकि यहाँ शेषफल आपका कितना हो गया, शेषफल जो है 0 हो गया, इसलिए HCF जो है आपका कितना हो जाएगा, HCF जो है 51 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है प्रश्न नंबर 3 जो है ये भी सॉल्व हो गया। प्रश्न नंबर 3 जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर HCF ज्ञात करना था।
और इस प्रकार हमने भी इसका HCF ज्ञात कर दिया। HCF कितना निकला है 51। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। एक्स वाई जो है इस बिंदु और इस बिंदु से क्या हो, समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो। तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए एक्स वाई जो है इसको P मान लेंगे और इस बिंदु को A मानेंगे और इसको B मानेंगे। तो यह जो बिंदु है इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है, ठीक है ना, ये समान दूरी पर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, चूँकि AP बराबर BP, चूँकि यह जो दूरी है ना, इस दूरी के क्या है, बराबर है। AP का जो दूरी है वह PB के दूरी के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका वर्ग कर देंगे, AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग। अब वर्ग कर देते हैं ना, तो यहाँ देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा। तो इस बिंदु से है ना, इस बिंदु का इस बिंदु के बीच की दूरी AP और इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी PB है। तो बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, है ना। देखिए इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा। तो दूसरे में से पहले को घटाना है। देखिए x में से 3 घटेगा तो x - 3 का वर्ग प्लस y में से 6 घटेगा तो y - 6 का वर्ग। अब यहाँ देखिए क्या होगा, उसी तरह से यहाँ पर इसमें से इसको घटाना है तो x + 3 का वर्ग होगा, फिर y में से 4 घटाना, y - 4 का वर्ग हो जाएगा, ऐसे है ना। आपका जानते हैं बीच की जो दूरी होती है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये बीच की दूरी का फार्मूला है। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि इसमें से इसको घटाए हैं, पहले में से पहले को, दूसरे में से दूसरे को, फिर पहले में से पहले को, दूसरे में से दूसरे को, लेकिन यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पहले से एक माइनस है। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ से होल स्क्वायर मिल जाएगा x² + 9 + -6x और यहाँ हो जाएगा y² + 36 और 6 दूनी में 12y बराबर यहाँ मिलेगा होल स्क्वायर x² + 9 + 6x, फिर यहाँ मिलेगा y² + 4 × 16 और -8y। ये जो है होल स्क्वायर कर दिया गया। यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा, फिर यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा, फिर यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा। तो a² है ना प्लस b² - 2ab, मतलब दोनों का गुणा करके डबल करना है, इन दोनों का वर्ग करना है, फिर दोनों का गुणा करके डबल करना है। तो देखिए दोनों तरफ कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, ठीक है। अब देखते हैं क्या कट रहा है। अब तो है 9 से 9 कट गया, ऐसे मिला। तो यहाँ मिला -6x - 12y अब प्लस हो गया 36, यहाँ 6x + 16 -8y, ठीक है। अब x को और y को एक पास करते हैं, बाकी जो अंक है उसको दाहिने तरफ करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं -6x फिर -6x, ये वाला 6x प्लस में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद से ये हो गया -12y और ये जो है इधर आ जाएगा 8y। तो यहाँ आपका 16 है और यहाँ आपका 36 है तो -36 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं तो -12x देखिए 12 में से 8 घट जाएगा, है ना। तो 12 में से 8 घटेगा तो 4y मिलेगा और 36 में से 16 घटा दीजिए तो 0 मिला और 3 में से 1 घटा 2 -20 मिला। अब चाहे तो दो देखिए सब में माइनस हो गया है, माइनस हटा देंगे तो यहाँ से मिलेगा 12x + 4y बराबर 20। अब देखिए कि 4 से सब को काट सकते हैं, 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 4 से काटिए, यहाँ हो गया 4 × 12 3x + y बराबर 4 × 5 = 20। तो यही जो है आपका x और y में रिलेशन है ना। तो अगर कोई बिंदु दिया है और इस बिंदु से दो बिंदु समदूरस्थ स्थिति पर हो तो दोनों के बीच की दूरी निकाल कर जो है यहाँ पर एक रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रश्न देता है तो इसको जो है हम क्या करते हैं, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानकर सिद्ध करते हैं। तो इसको मान लेते हैं, माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है ना। माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है और कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको जो है हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b
पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ ए और बी क्या है, पूर्णांक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए तो करड़ी में 2 का वर्ग, ए का वर्ग बटे बी का वर्ग, ये हो गया। यहाँ मिल गया 2, करड़ी में वर्ग होगा तो करड़ी हटेगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ये प्राप्त हुआ। क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ से मिल गया 2 से बी स्क्वायर में तो 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर से 1 में तो ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो है बी स्क्वायर का मान मिलेगा ए स्क्वायर बटे 2, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर के नीचे 2 है, मतलब 2 से ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं और 2 से ए को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, इसलिए माना ए बराबर 2c, जहाँ c एक पूर्णांक है। इस तरह से जो संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं, है ना, तो अब उसी को जो है हम एक अन्य पूर्णांक के साथ जो है इसको मान लेते हैं। अब यही एक का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2 है, तो एक जगह पर रखना है 2c, एक जगह कितना रखना है 2c, तो यहाँ 2c रख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, नीचे 2 कर देंगे। तो ये हो गया बी स्क्वायर और यहाँ हो गया 4c स्क्वायर बटे 2, वर्ग होगा 2 का वर्ग 4, c का वर्ग c स्क्वायर, 2 से 4 को काट दिया 2 बार में, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 2c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से c स्क्वायर का जो मान निकलेगा और बी स्क्वायर के नीचे क्या रख देंगे 2, ये हो गया c स्क्वायर का मान। इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए स्क्वायर के नीचे 2 था, तो हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। और यहाँ देखिए बी स्क्वायर के नीचे 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चूँकि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 2 से विभाज्य हो, ठीक है ना, इसलिए बी भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 से ए 2 से विभाज्य है और समीकरण 2 से बी 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है, लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि ए और बी का एक अन्य अभाज्य गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, जो एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहाँ एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1 से कि ए जो है 2 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पर बी भी जो है 2 से विभाजित हो रहा है, तो ए और बी का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो जा रहा है 2। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि ए और बी का एक अन्य अभाज्य गुणनखंड 2 प्राप्त होता है ना, एक अन्य अभाज्य उभयनिष्ठ लिख देते हैं, एक अन्य अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है जो कि एक विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एक बार जो है इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से जो है अपने मन से इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, ठीक है। तो ये है आपका पहला प्रश्न। इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई प्रश्न समझने में डाउट हो रहा हो तो उसको कमेंट कर देंगे, फिर से जो है
उसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।